ये कहानी है शिबू नामक एक ईमानदार और दयालु लकड़हारे की, और उसके विपरीत राजू नामक एक लालची लकड़हारे की। भीषण ठंड और मूसलाधार बारिश ने गांव में संकट पैदा कर दिया है। जैसे जैसे तापमान गिरता है और लकड़ियों की कमी होती जाती है, ये मौसम इन दोनों लकड़हारों के चरित्र की असली परीक्षा लेता है। जहां शिबू अपनी गरीबी के बावजूद दूसरों की मदद करने का रास्ता चुनता है, वहीं राजू इस आपदा को मुनाफा कमाने के एक सुनहरे अवसर के रूप में देखता है। रात का समय था, घनघोर अंधेरी रात, जिसमें बिजली की हर कड़क एक चेतावनी सी थी। आकाश में बादल ऐसे छाए थे मानो कोई विशालकाय दानव धीरे धीरे धरती की ओर झुक रहा हो। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने हर चीज को पल भर में भिगो दिया। हवा में एक भीषण ठंडक घुल गई और बिजली की चमक हर पल अंधेरे को चीर कर एक क्षणिक रहस्यमय रोशनी फैलाती। बेटा, ओह शिबू, जरा जल्दी कर मेरे लाल। ये कैसी ठंड है, जान निकली जा रही है। एक गट्ठा लकड़ी दे दे, बस आग जल जाए तो थोड़ी सांस आए। जल्दी कर बाबा। जी चाचा, ये लीजिए आपकी लकड़ियाँ, मगर अभी रहने दीजिए पैसे। जब सुविधा हो तब दे देना। सदा खुश रहे बेटा, तेरी दयालुता का फल तुझे जरूर मिलेगा। भगवान तेरा भला करे। धन्यवाद चाचा, आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा धन है। अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी घरों में लकड़ियाँ पहुँचानी है। थोड़ा आगे बढ़ने पर शिबू दूसरे घर के पास आवाज लगाता है। ओ काका, किशन काका, मैं लकड़ियाँ लाया हूँ, बाहर आ जाइए। अरे शिबू, आज तो मुझे थोड़ी ज्यादा लकड़ियां चाहिए। सुना है इस बार की ठंड पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। चारों तरफ कोहरा छाने लगा है और तापमान लगातार गिर रहा है। जितनी जल्दी हो सके थोड़ी और दे दे बेटा। ठीक है काका, ये लीजिए। कल मैं आपके लिए और भी व्यवस्था कर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए काका, मैं जरूर लाऊंगा। सारी लकड़ियां बेचने के बाद शिबू अपने घर की ओर तेजी से बढ़ता है, लेकिन तभी रास्ते में भयानक तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। हे भगवान, ये हवा तो मुझे उड़ा ले जाएगी। इतनी तेज हो गई है और मुझे जल्दी घर पहुंचना है। अगर ठंड लग गई तो बीमार पड़ जाऊंगा। क्या करूं? घर तक पहुंचना भी एक जंग सा लग रहा है। उधर घर पर शिबू की पत्नी सावित्री बेचैनी से इंतजार कर रही है। हे राम, ये अब तक कहाँ रह गए? इतनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं और ठंड भी बढ़ती जा रही है, जैसे सर्दी ने अपना पूरा जोर दिखा दिया हो। मैंने कितनी बार कहा है, शाम होने से पहले आ जाया करो। अगर इन्हें कुछ हो गया, बीमार पड़ गए, तो मैं क्या करूंगी? शिबू दरवाजा खोलकर अंदर आता है, कांपता हुआ। आ गए आप? मैंने आपको कितनी बार कहा है, बाहर इतना मत रुका कीजिए, ठंड का मौसम है। अब चलिए अंदर बैठ जाइए, मैं आपके लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ। तुम ठीक कहती हो सावित्री, बाहर सच में बहुत ठंड है। कल से मैं सुबह बहुत जल्दी निकलूंगा और शाम होने से पहले ही घर वापस आ जाऊंगा। इस ठंड में बाहर रहना यातना जैसा है, पर काम भी तो जरूरी है। तुम अपना ख्याल रखना। जी, और सुनिए, इस ठंड का कोई भरोसा नहीं, ये जान लेकर ही मानेगी। हमें घर में खूब सारी लकड़ियां जमा करके रखनी चाहिए। आपको बेचनी भी हैं और हमें अपने लिए भी चाहिए। जितनी हो सके उतनी इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, तैयारी सबसे जरूरी है। उसी रात शिबू और सावित्री खाना खाकर सो जाते हैं।
बाहर ठंड का कहर जारी रहता है। अगली सुबह ठंड का भयावह रूप पूरे गांव पर छाया था। घना कोहरा, इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुनिए जी, उठ जाइए, मैं आपके लिए गरम खाना लाती हूँ। जल्दी खाइए और जाइए ताकि शाम से पहले लौट सकें। हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ। हे भगवान, बाहर तो बर्फ जैसी ठंड है। क्या मैं शाम से पहले वापस आ पाऊंगा? काम की मजबूरी है। शिबू घर से निकल जाता है। रास्ते में कुछ लोग बातें कर रहे थे। बेटा शिबू, जरा ध्यान से जाना। सुना है इस साल भयंकर बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग कह रहा है कि ठंड और बारिश का अनोखा मेल होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले तो मेरा ही काम बंद हो जाएगा। मैं जंगल के लिए जल्दी निकलता हूँ। जितनी हो सके उतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूं। शिबू जंगल जाता है, लकड़ियां काटता है और गांव में बेचने निकल जाता है। इसी गांव में राजू नाम का एक लालची लकड़हारा भी रहता था। अरे जी, आप इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? इन्हें बेचते क्यों नहीं? भगवान, तुम बस देखती रहो। कुछ ही दिनों में भयंकर बारिश होगी। गांव की सारी लकड़ियां गीली हो जाएंगी। बस यही हमारा मौका होगा। मैं इन सूखी लकड़ियों को ऊंचे दाम पर बेचकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। नहीं जी, ऐसा करना सही नहीं होगा। संकट के समय में किसी की मजबूरी का फायदा उठाना ठीक नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम बस देखती जाओ। दूसरी ओर शिबू गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आता है। रात का समय था। फिर वही अंधेरी रात, बिजली की कड़क और मूसलाधार बारिश। शिबू कड़कती बिजली की आवाज से जाग जाता है और दरवाजे के पास जाकर देखता है। हे भगवान, ये तो बहुत जोरदार बारिश है। आज ही लोग बात कर रहे थे, पर इतनी जल्दी? अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां सब गीली हो जाएंगी। ये हमारे लिए कितनी जरूरी है। जी, क्या हुआ? क्यों इतना जोर से चिल्ला रहे हैं? ये देखो, प्रलय आ गई। कितनी जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। अब क्या करें? जंगल की सारी लकड़ियां। हाँ, ये तो है, पर अब हम क्या कर सकते हैं? चलो सुबह तक देखते हैं, शायद कल तक सूख जाए। ठंड की ये पहली बारिश है। वो दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रहती है। सुबह भी बारिश थमने का नाम नहीं लेती। सावित्री, देखो, सुबह हो गई, पर बारिश अभी भी बंद नहीं हुई। मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? बारिश रात भर से हो रही है। गांव पूरा भीगा हुआ है। वे दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। आग की गर्माहट कम पड़ रही थी क्योंकि बाहर की ठंड बहुत बढ़ चुकी थी। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? घर में बस यही आखिरी गट्ठा बचा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। सावित्री मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है। अचानक चमत्कार होता है। बारिश थम जाती है। सावित्री, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। बारिश रुक गई। हाँ, पर लकड़ियां, वो तो गीली हो गई होंगी। उधर राजू को जिस मौके की तलाश थी वो आ चुका था। वो अपनी सूखी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल जाता है। राजू बेटा, लकड़ियां लाए हो? जल्दी दे दे, इस ठंड में जान निकल रही है। बहुत जोर की ठंड है। लीजिए चाचा, 150 रुपए लगेंगे। क्या? बेटा शिबू तो 50 रुपए में देकर जाता है। क्या मजाक कर रहा है? काका, आपको पता है ना कितने दिनों से बारिश हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हैं। गांव में लकड़ियों की कमी हो गई है, इसलिए कीमत बढ़ गई है। चाहिए तो 150 रुपए दीजिए,
नहीं तो मैं चलता हूँ। मेरे पास अब और लकड़ियाँ भी नहीं बची हैं। मैंने ये बाजार से महंगी खरीदी हैं। पर बेटा मेरे पास तो बस 100 रुपए ही हैं, बाकी कल ले जाना। माफ करना चाचा, मैं उधार नहीं दे सकता। पूरे पैसे हो तभी लेना, नहीं तो नमस्ते। राजू वहां से चला जाता है और पूरे गांव में बेच के दामों पर बेचकर खूब मुनाफा कमाता है। सुनिए जी, घर में बस थोड़ी सी दाल चावल बचे हैं। आज एक वक्त का तो हो जाएगा, पर कल क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो सावित्री, कल कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। सावित्री खाना बनाती है और दोनों खाने के लिए बैठते हैं। तभी दरवाजे पर एक धीमी आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद कर दो। शिबू और सावित्री बाहर आते हैं। ठंड में एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी, मदद की गुहार लगाती हुई। अम्मा, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हैं? बेटा, मैं पिछले 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं। मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ खाने को दे दो बेटा, वरना भूख के मारे मर जाऊंगी। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। शिबू और सावित्री अपना एकमात्र भोजन जो वो खाने वाले थे वो बूढ़ी अम्मा को दे देते हैं। अम्मा चुपचाप खाती है। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, क्या थोड़ी लकड़ियां जला दोगे ताकि मैं थोड़ी देर बैठ सकूं? माफ करना अम्मा, हमारे पास अब बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं बची। थोड़ी सी थी जिससे ये खाना बनाया। कोई बात नहीं बेटा, कम से कम मेरा पेट तो भर गया। तुमने मेरी मदद की, इसके लिए तुम्हारा आभार। कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसी में हमारी संतुष्टि है। अरे बेटा, तुम कितने दयालु हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, पर ये लो, ये कुछ बीज हैं। इन्हें तुम अपने आंगन में लगा देना। देखना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, बस विश्वास रखना। लेकिन अम्मा, ये बीज हमारी क्या मदद करेगा? अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ये कोई साधारण बीज नहीं है। इसे बस अपने आंगन में लगा देना, फिर अगली ही सुबह इसका कमाल देखना। ये तुम्हारी नेक नियत और मेहनत से फल देगा। अब मैं चलती हूँ। अम्मा, इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगी? यही रुक जाइए। नहीं बेटा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो पूरा हो चुका है, अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा अचानक तेजी से वहां से चली जाती है। शिबू और सावित्री एक दूसरे को देखते हैं। चलो, हम इस बीज को अपने आंगन में लगा देते हैं। शिबू और सावित्री उस बीज को आंगन में लगा देते हैं और सो जाते हैं। सुबह होती है। सावित्री उठती है और बाहर आकर जो देखती है वो देखकर हैरान रह जाती है। वो चिल्लाती है और शिबू भी बाहर आता है। सुनिए जी, देखिए देखिए। शिबू और सावित्री द्वारा लगाया गया नन्हा सा बीज अब एक विशाल हरा भरा पेड़ बन चुका था, जिस पर खूब सारी सूखी चमकीली लकड़ियां लगी थीं। अरे, ये तो सच में जादुई पेड़ है। सावित्री, अब हमें लकड़ियों की कभी कमी नहीं होगी। वो बूढ़ी अम्मा, वो तो भगवान का रूप थी। अब हम इस पेड़ को काटते हैं। लकड़ी काटकर शिबू गांव की ओर निकल जाता है। बेटा शिबू, तू आ गया, बहुत अच्छा किया। कितने दिनों से ठंड से परेशान था। राजू तो 2 गुने दाम मांग रहा था और उधार भी नहीं दे रहा था। काका, अब आपको चिंता की जरूरत नहीं। मैं हर रोज लकड़ियां देने आऊंगा। आप आराम से रहें।
लेकिन शिबू बेटा, ये सूखी लकड़ियां कहां से लाए? पूरा गांव पानी में भीगा है, जंगल की लकड़ियां भी गीली हैं। काका, आप बस ये समझ लीजिए कि ये भगवान का दिया हुआ वरदान है। शिबू आगे बढ़ जाता है, लेकिन ये सब राजू चुपचाप देख रहा था। उसे सच्चाई का पता लगाने का लोभ हुआ और उसने शिबू का पीछा किया। शिबू सारी लकड़ियां बेचकर घर आता है। राजू भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे शिबू के घर तक पहुंच जाता है। आ गए आप? लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गईं। सावित्री, अब हमें कहीं से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काटा करेंगे। ये पेड़ हमारे लिए आशीर्वाद है। हाँ जी, भला हो उस दयावान अम्मा का। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। राजू झाड़ियों के पीछे ये सब सुन रहा था। अच्छा, तो ये जादुई पेड़ है। क्यों ना मैं भी समय रहते इस पेड़ से अपना फायदा निकाल लूं। राजू रात के समय शिबू के घर के पास आता है और चुपके से शिबू का जादुई पेड़ जड़ से काट देता है और उसे अपने घर ले जाता है। अगली सुबह राजू अपनी कटी हुई लकड़ियां लेकर गांव में बेचने निकलता है। काका, लकड़ियां लाए हूं, लेंगे क्या? राजू, अब मैं तुमसे कभी लकड़ियां नहीं लूंगा। अब मैं शिबू से ही लकड़ियां लेता हूं। तुम यहां से जा सकते हो। राजू गांव के और भी लोगों के पास जाता है, पर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं होता। हर किसी को मजबूरी के समय में राजू के ऊंचे दाम याद थे। राजू हताश होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। वहां जाकर वो देखता है कि जो जादुई पेड़ वो काट लाया था वो गायब हो चुका है। उसकी जगह सिर्फ एक सूखा ठूंठ बचा है। ये क्या हुआ? मेरा पेड़ कहां गया? राजू को अब सबक मिल चुका था। लालच हमेशा दुख देता है, जबकि दयालुता का फल हमेशा मीठा होता है। शिबू ने अपनी दरियादिली से भगवान का वरदान पाया और राजू ने अपने लोभ से वो वरदान गवा दिया।